कि अगर कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आपको बस कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, मैं हूँ जानवी, आपकी साइकोलॉजी टीचर। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम अपनी एमसीक्यू सीरीज लेके आ चुके हैं। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी जाके चेकआउट करना, और कोई भी डाउट हो तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। और आपको ये भी देखना है कि आप अच्छे से इस वीडियो को समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे। ठीक है, आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है, सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना है। अगर कोई डाउट हो तो वो पूछना है। हमने लास्ट वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 90 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, this is a range of abilities including vocabulary, arithmetic and memory। अब कौन सा जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में क्या था, एक क्वेश्चन था जिसमें सेम आंसर था जो इसका आंसर है, बट उसमें एबिलिटीज इंक्लूडिंग जो थी वे अलग दे रखी थी, राइट। तो हमें सारी एबिलिटीज का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होता है, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें रेंज ऑफ एबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें वोकैबुलरी, अरिथमेटिक, मेमोरी, वर्बल, स्पेशल, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टर्म फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू। अब जो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो हमारी टर्म है उसका मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल एकेडमिकली, नहीं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस इमोशंस, बिल्कुल भी नहीं। द अकम्युलेटेड knowledge and verbal skill, no. The ability to reason quickly and abstractly, यही है इसका आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि व्हाट डज द टर्म फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी टू रीजन क्विकली एंड abstractedly। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विद साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एंड इंडिविजुअल कंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। अब कौन सा जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है हमें ये बताता है किसके बारे में, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर के बारे में बताता है एक पर्सन के अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। कौन सा बताता है, एप्टीट्यूड, बिल्कुल भी नहीं। एप्टीट्यूड, सॉरी, एटीट्यूड, एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होता। एटीट्यूड क्या बताता है कि किसी के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर आएगा। पर्सनालिटी, बिल्कुल सही, पर्सनालिटी ही तो होता है हमारा बिहेवियर, कि एक पर्सन का कंसिस्टेंट बिहेवियर क्या होता है अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस की पर्सनालिटी होती है, राइट। टेम्परामेंट भी नहीं हो सकता, एप्टीट्यूड भी नहीं हो सकता। एप्टीट्यूड हमारा होता है पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इंश्योर। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो हमें क्या इंश्योर करती है, द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा कि जो द टेस्ट रिजल्ट्स इन द सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड मल्टीपल टाइम्स, की टेस्ट का जो स्कोर है वो सेम रहता है चाहे वो मल्टीपल टाइम्स हो जाए। The test results can be compared across different individuals, बिल्कुल सही। Standardization of psychological test क्या होता है, the test results can be compared across different individuals। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, that what is the primary focus of psychometric theory। जो हमारी साइकोमेट्रिक थ्योरी होती है, थ्योरीज इंटेलिजेंस की, उनका प्राइमरी फोकस जो रहता है वो किस पे रहता है, एक्सप्लोरिंग इमोशंस एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस,
measuring cognitive capabilities and processes, studying the biological bias of cognitive abilities, या फिर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट चेंजेस इन इंटेलिजेंस। अगर आपको आंसर पता है तो आपको साथ साथ क्या करते रहना है, आपको साथ साथ आंसर कमेंट सेक्शन में भी बताते रहना है, राइट। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, विच इज मेजरिंग कॉग्निटिव कैपेसिटीज एंड प्रोसेसेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज आवर 96th क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज मोस्ट फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड पे हमारी कौन सी थ्योरी जो है, जहां भी अनकॉन्शियस आ जाए बस आंख बंद करके क्या लिख देना है, साइकोडायनेमिक थ्योरी जो होती है सिगमंड फ्रॉइड वाली, वो हमारी पर्सनालिटी की वो थ्योरी हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे। So according to Carl Rogers, what is essential for पर्सनल ग्रोथ। अब कार्ल रॉजर्स के हिसाब से हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्या चीज जरूरी होती है, रीइंफोर्समेंट जरूरी होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जरूरी होता है, रेजोल्यूशन ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जरूरी होता है, अचीवमेंट ऑफ पीक एक्सपीरियंसेस जरूरी होता है। मुझे बताओ कि क्या जरूरी होता है, विच इज आवर ऑप्शन बी, कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जरूरी होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी की बहुत, जो अनकंडीशनल पॉजिटिविटी है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर पर्सनल ग्रोथ। Okay, so what does the big five model of personality includes? Yes, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है कि हमारा जो बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है, जिसमें पर्सनालिटी की 5 ट्रेट्स आते हैं, तो वो कौन कौन से ट्रेट्स हैं हमारे, ईड ईगो, सुपर ईगो, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सेंसरी मोटर ऑपरेशनल नहीं, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होता ये। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इमोशन, कॉग्निशन, नो। क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। तो ये किसका है, ये कौन से 5 ट्रेट्स हैं हमारे बिग 5 मॉडल के, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 99th क्वेश्चन। हमारे पूरे 100 क्वेश्चन आज हो जाएंगे, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको बस करना है कि नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है और लास्ट की जो वीडियोस है उनको जाके देखना है, ठीक है। अब आप अगर डाउट्स हैं तो वो पूछोगे, नहीं तो मैं आपके डाउट्स को कैसे क्लियर कर पाऊंगी, राइट। आपको साथ साथ डाउट्स भी पूछते रहना है, आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर करो, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आपको तो बुरा लगेगा, हमें भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, राइट, कि आपको आपके पसंद के कॉलेज में, आपके पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। तभी तो हम लोग आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। चलो 99th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज द MMPI प्राइमरीली असेसेस। जो MMPI टेस्ट होता है हमारा, वो हमें बेसिकली किस चीज के बारे में जो है वो बताता है, मेंटल एबिलिटीज के बारे में बताता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताता है एंड साइकोपैथोलॉजी के बारे में बताता है। ध्यान रखना, करियर इंटरेस्ट या फिर लर्निंग स्टाइल। ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर बी है, विच इज पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड साइकोपैथोलॉजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 100 क्वेश्चन, और यही होती है हमारी सेंचुरी क्वेश्चंस की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की। हमें अच्छे से पढ़ना है, याद रखना कि अगर कोई भी डाउट हो तो मैं हूं यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आपको बस कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना है। वीडियोस जो है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, और बाकी डोमेन्स की भी सभी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो which concept in personality theory refers to the buffer between conscious awareness and अनकॉन्शियसनेस। अब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है बफर है किसके बीच में, कॉन्शियस अवेयरनेस के बीच में और
अनकॉन्शियसनेस के बीच में, विच इज आर डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म का हमें पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। कई लोग इसको कॉन्शियसली यूज करते हैं, कई लोग इसको अनकॉन्शियसली यूज करते हैं, राइट। किसी भी चीज से डिफेंड होने का, कि हमें पता है कि हम अवेयर हैं अपने सिचुएशन को लेके, बट हम उससे पीछे हट रहे हैं या किसी चीज से कोप अप कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, दैट इज आवर डिफेंस मैकेनिज्म। चलो शगुन भी कर देते हैं साथ साथ 101 का, विच इज व्हाट इज द प्राइमरी साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो बेनिफिट होता है, प्राइमरी साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है बेसिकली, राइट। तो हमें इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नो। इनहांस मेमोरी, नो। रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यस। अगर हमें पता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे करनी चाहिए, तो हमारा जो रिस्क फैक्टर होता है हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने का, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हमें अपने स्ट्रेस को किस हिसाब से मैनेज करना है। विच हार्मोन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज आर एड्रेनल, ठीक है। एड्रेनल जो होता है, एड्रेनल हमारा स्ट्रेस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन नहीं होता, एस्ट्रोजन नहीं होता, इंसुलिन नहीं होता, ठीक है। एड्रेनल जो होता है वो हमारा स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है हमारा, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जो आती है उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है, राइट। तो इसमें आपने देखा होगा स्ट्रेस की वजह से जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, ठीक है, गुस्से में। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हार्मोन सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बॉडी को रेडी करता है किसके लिए, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए। तभी कहते हैं कि गुस्से के टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे एक पर्सन का खून गर्म हो जाता है। खून गर्म होने का मतलब है कि उनका जो हार्मोन सिक्रेशन है वो हो जाता है। ओके, सो हमारा 103rd क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन कॉग्निटिव सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। कि स्ट्रेस का एक बहुत ज्यादा कॉमन कॉग्निटिव जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है, हमारा मसल टेंशन नहीं होता, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग नहीं होता, मोस्ट कॉमन क्या होता है हमारा, इंक्रीज हार्ट बीट। कि जैसे ही किसी के सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, हल्का सा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं 104 की विच कोपिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सीकिंग सोशल सपोर्ट टू मैनेज स्ट्रेस। अब कौन सी जो है वो कोपिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करती है सीकिंग सोशल सपोर्ट टू मैनेज आवर स्ट्रेस। कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजी में हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, सोशल सपोर्ट लेते हैं। किसमें लेते हैं हम, विच इज आर सोशल कोपिंग, नाम से ही पता चल रहा है सोशल कोपिंग में हम सोशल सपोर्ट लेते हैं टू कोप अप विद आवर स्ट्रेस। चलो 105 क्या कहता है हमारा कि व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी, व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी इज कॉमनली यूज्ड टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या आता है, हमारा बिहेवियर में और थॉट प्रोसेस को लेके करना होता है, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच इज आर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी भी बोला जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज तो बहुत इजी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, बिल्कुल भी हमें सोचना भी नहीं पड़ रहा है इसके लिए कि हम क्या करेंगे ऑप्शंस में, राइट। तो चलो, व्हाट इज अ हॉलमार्क सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सबसे हॉलमार्क सिम्टम क्या है, एक्सेसिव फियर ऑफ ओपन स्पेसेस नहीं, persistent feeling of sadness and loss of interest in previously enjoyed activities, yes।
हमारा बी ऑप्शन क्या है इसका आंसर की मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होता है उसका मेन सिम्टम क्या होता है कि आप सैडनेस की आपको फीलिंग है परसिस्टेंट बहुत लंबे टाइम के लिए, राइट? और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, जिन एक्टिविटीज को आप पहले बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे आजकल आप उन एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। Which disorder is characterized by the presence of multiple personalities within a single individual? अब कौन सा एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम बहुत सारी पर्सनालिटी देखते हैं एक पर्सन के अंदर, ठीक है? बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं, इसमें तो मेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्या होते हैं हमारे एपिसोड्स चलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया भी नहीं होता, ठीक है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यस। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होगा, कभी आप लोग इसको कर दो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक पर्सन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और वो उन पर्सनालिटीज को क्या कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो कौन से टाइप का डिसऑर्डर है? मूड डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है, इट्स आर एंजाइटी डिसऑर्डर की हमने 5 पढ़े थे, कौन से होते हैं मेन, ठीक है? उन 5 में से एक कौन सा था हमारा? ओसीडी था। क्यों ओसीडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं हम ओसीडी को? हमें इसमें थॉट्स आते हैं, राइट? किसी भी चीज को करने के, उस चीज को हम अगर परफॉर्म करते हैं तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है, नहीं करते हैं तो एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। तो ये किसके अंदर आया? हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आया। ओके, सो विच सिम्टम इज मोस्ट एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया? इन सिम्टम्स में से सबसे ज्यादा कौन सा एसोसिएट कर पा रहा है किसके साथ? स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। इमोशनल हाइज एंड लोज, कंपल्शंस टू वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर या फिर फोबियाज ऑफ हाइट। कौन सा वाला? हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। अब डिल्यूजनल, बीइंग डिल्यूजनल का ये मतलब नहीं है कि हम जो सोच लेते हैं कि या देयर इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड वी आर बीइंग डिल्यूजनल अबाउट इट, नहीं, वो स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट नहीं आएगा गाइस। अपने आप को ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ के अपने आप को डायग्नोज करने मत लग जाना, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स ये चीज करते हैं कि अरे ये सिम्टम्स तो मुझे भी होते हैं, मुझे भी रात को नींद नहीं आती है ना, मैं भी डिल्यूजनल हूं, कहीं मुझे स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये बहुत हाई लेवल पे आ जाता है, बीइंग डिल्यूजनल एट वेरी हाई लेवल, राइट? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आवर एगोराफोबिया? हमारा एगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस होता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है, या फिर हमारा फियर ऑफ फ्लाइंग होता है। इनमें से एगोराफोबिया जो होता है वो क्या है? फियर ऑफ फ्लाइंग बिल्कुल नहीं, फियर ऑफ स्पाइडर्स भी नहीं होता, फियर ऑफ बीइंग अलोन भी नहीं होता। क्या होता है हमारा? फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए करेक्ट हो गया, राइट? तो चलो हम आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारे 110 एमसीक्यूज जो हैं पूरे हो चुके हैं, बाकी आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।